बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमेशा बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातचीत करना। छोकर जी हमारे गुरु हैं, और उन हम छात्र हैं उनके, तो उनको सुनना तो हमेशा इट्स अ डिलाइट। तो बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। बस मैं इसमें 2-3 बातें शुरू में कर दूं, जो कि पहले हुई, मुझसे पहले बोलने वालों ने। सबसे पहले शुरू में वेंकट जी ने कहा था कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कोई भी पॉलिटिशियन बन सकता है। मुझे इस पे कुछ दो विचार मैं देना चाहता हूँ। देखिए, बीच में कई प्रदेशों में ये कर दिया गया था कि जो पंचायत में भागीदारी करेंगे वो हाई स्कूल पास होने चाहिए, या 8th क्लास या 10th क्लास पास होने चाहिए। उससे कम में पंचायत में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उस बीच में ये देखा गया कि जो गरीब लोग थे और दबे हुए समुदायों से आने वाले जो लोग थे, उनका एक्सक्लूजन कर दिया गया। तो इसको इस नजर से देखें कि जब सबके बड़े अत्याचार आ रहे थे, तो उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब जब वो बड़े हुए और उन्होंने मान लीजिए राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी करनी शुरू कर दी, तो उनको उससे बाहर कर दिया। भाई तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, जाए लो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसमें दो चीजें देखी गई कि ये जो क्वालिफिकेशन बड़ी खतरनाक चीज है। क्वालिफिकेशन, और दूसरी चीज ये है कि जो बहुत क्वालिफाइड लोग हैं वो बहुत बड़े चोर हैं। अब देखिए, जो जिन लोगों ने जो जो सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज की चोरी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो देश को चूना लगा रहे हैं, उनमें से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने की प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर जीप चला दी, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। इज नॉट इजी। पॉलिटिक्स का जो सोल्यूशन चले गए या Recording आप in कहीं चले गए, तो progress. वो जो रास्ते हैं, जब तक वो रहेगा। देखिए, ये भी कहा जाता है कि जैसे किचन में कॉकरोच बहुत पाए जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई जब तक उसमें क्रैक्स रहेंगे दीवारों में, तब तक वहां पे आपको कॉकरोच नजर आएंगे। जब आप क्रैक्स बंद करेंगे तो कॉकरोच के लिए भी जीना थोड़ा सा मुश्किल होगा वहां पे। तो हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे क्रैक्स मौजूद हैं जो कि जानबूझ के स्लश फंड्स की स्थापना करने की इजाजत देते हैं। फॉरेन प्लेयर्स को, आर्म्स डीलर्स को, तरह तरह के लोगों को पूरी तरह से शेल कंपनी बना के यहाँ का पैसा वहां सर्कुलर रूट से लाने की कोशिश करते हैं। इन सबके तार इलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन दो बातों के साथ में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। बेसिक मतलब पॉलिटिक्स का है रिसोर्स एलोकेशन एंड गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस जो है वो क्या है। गवर्नमेंट ये है कि कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। आप रिसोर्स में प्राथमिकताएं अपनी देते हैं। आप ये कहते हैं कि मान लीजिए मैं अपने समुदाय को फायदा पहुंचाना चाहता हूं, मैं किसी और को, मेरी प्राथमिकताएं पिछली सरकार से अलग है, और मैं रिसोर्सेज का एक खास तरह से इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसकी इजाजत आपको पॉलिटिक्स देती है। कि आपको मिसमैनेजमेंट की भी इजाजत देती है थोड़ी बहुत, कि आप अपनी चूंकि प्रायोरिटीज आप बदल रहे हैं, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मिसमैनेज कर सकते हैं। अगर आप मिसमैनेज करेंगे तो जनता अगली बार आपको दंड देगी और आप हो सकता है उससे बाहर हो जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक नया तंत्र पैदा हो रहा है। ये मैं पहले भी इस फोरम पे कह चुका हूं कि जो एरिस्टोक्रेसी का समय था, जब लोग जो है वो जमीन जायदाद वाले लोग हिस्सेदारी करते थे,
और वो उनका कैप्चर था रिसोर्सेज के ऊपर, या जो ऊंची जाति वाले या कुछ खास तरह के लोग, ऐसा नहीं है वो समाप्त हो गया, अभी भी है। लेकिन एक नया तंत्र आ रहा है जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्लेप्टोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये एरिस्टोक्रेसी नहीं है, ये ये क्लेप्टोक्रेसी है, ये चोरी का तंत्र है। आप चोरी करके आप ये भी बताया जाता है कि आप अगर चोरी नहीं करेंगे तो आप शायद एक इलेक्शन तो जीत सकता है कोई आदमी बिना चोरी करे हुए, 1-2 इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़वा रहे हैं लोगों को, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, जैसे जगदीप सर ने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो अंदर अंदर की डेमोक्रेसी नहीं है और अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर आप चलना चाहेंगे तो आपको चोरी के अलावा कोई एक तरीका बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको एक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि आप अगर छोटी भी पार्टी है, एक प्रदेश में भी अगर आप काम करते हैं कि आप 300, 400, 500 करोड़ से कम में आप उस मैदान में हास्यास्पद है, उतर भी नहीं सकते। आप अगर 1000-2000 करोड़ के क्लब में आप जा रहे हैं तो उसमें एंट्री में ही पूछेंगे कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? अगर आपके पास इतना 300, 400, 500 करोड़ नहीं है, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, मैं पहले आप लोगों के विचार सुन चुका हूँ। एक कालिको पुल जी थे जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उन्होंने आत्महत्या की थी, तो उन्होंने एक नोट लिखा था, मेरे ख्याल 60 पेज का एक नोट था, बहुत सुंदर हिंदी में लिखा था। उन्होंने शुरुआत की, 2 बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे शायद। उन्होंने शुरुआत की थी ये बताते हुए कि मैं जब पैदा हुआ कुछ महीनों में ही मेरी माँ मर गई। उसके बाद जब मैं 6 साल का था तो मेरा पिता का देहांत हो गया। बड़े जीवन संघर्ष से उन्होंने किया, किसी तरह से वो छोटे-मोटे ठेकेदार बन गए, उससे वो बड़े ठेकेदार बन गए। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बड़ी सुंदर तरीके से लिखी है। मुझे लगता है कि आपको उसको वायर ने अंग्रेजी ट्रांसलेशन उसका करके डाला था। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, सभी लोग उसे पढ़ें। और कालिको पुल ने, चूँकि वो खुद अंदर के आदमी थे, उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने बताया, उससे ये भी पता लगा कि आजकल क्या कीमत चल रही है एक एमएलए की अगर सरकार पलटती है तो। उन्होंने ये भी बताया कि अगर सरकार पलट गई और उसके बाद दूसरा पक्ष कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट को मैनेज करने में कितने पैसे लगते हैं। उस समय मेरे ख्याल उन्होंने जो वो दिया था, उन्होंने कहा था कि शायद कोई 50 करोड़ या 75 करोड़ की डिमांड थी कि भई आपकी तरह से जैसे आप चाहेंगे वैसे फैसला हो जाएगा, लेकिन इतने पैसे लगेंगे उसमें। तो ये वो एक पढ़ना बड़ा आवश्यक है, वो पढ़ने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको आप शेयर भी करें जिससे लोगों को पता लगे कि ये मतलब क्या वो था। तो उसमें अंदर की जो पूरी जो क्लेप्टोक्रेसी की जो व्यवस्था है और जो कैप्चर ऑफ रिसोर्सेज की व्यवस्था है, उसपे अच्छा-सा छोटा-मोटा एक उसमें वो प्रकाश डालता है। देखिए, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि पॉलिटिक्स जो है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी है। चूँकि बिना 500 1000 करोड़ के आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के किसी राज्य में कोई बड़ा परिवर्तन कर नहीं सकते। फिर जैसे सॉरी मैं इसमें ये बात और ऐड कर दूँ कालीपुर पुल के साथ-साथ कि बाद में जब हमने देखा मध्य प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में जब सरकारें बदली, तो उसमें 2 तरह की चीज़ें देखने में आई और वो भी काफ़ी क्लियर है। पहला ये था कि कुछ सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ। अ, ईडी का इस्तेमाल हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हुआ और धड़ाधड़ बहुत सारे एमएलए जो थे, उनके घरों में छापे पड़ने शुरू हुए, उनकी फैक्ट्रियों में और तरह-तरह के लोग, कई लोगों का तो ऐसा था कि आप तिलमिला जाएँ और आप कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि मेरे घर में छापा नहीं पड़ रहा, मेरे भाई के घर में छापा पड़ रहा है, मेरे ससुर के घर में छापा पड़ रहा है या मेरे मतलब जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनके चारों तरफ से उनको छापे, छापे, छापे करके ईडी में ये आपको गिरफ्तार करने की धमकी और ये सब और ये लोग सारे लोग कहीं न कहीं थोड़े से गोलमाल करने वाले, हेरा-फेरी करने वाले भी होते हैं। तो ईडी वगैरह के छापों की कभी-कभी ज़रूरत भी होती है। लेकिन एक खास समय पे छापे पड़ रहे हैं और उसी खास समय पे एक कुछ लोगों को चार्टर्ड प्लेन में बम्बई से गुवाहाटी ले जाया जाता है।
और वहां पे वो रह रहे हैं, और उसके बाद जिस दिन कोर्ट उसमें शामिल है, उसमें स्पीकर शामिल है, उसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शामिल है, तो जब वो आते हैं बंबई वापस, उसी दिन सुबह उनको लाया जाता है या उसके आसपास, बहुत कम समय उनके पास रहता है, और उसके बाद वो वोट करने के लिए सीधे चले जाते हैं। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, और वो ये देख रहा है कि ये नंगा नाच हो रहा है चारों तरफ, क्या वो ये नहीं कह सकता कि ये सारे लोग, पहले भी ऐसा हो चुका है, दूसरी सरकारें भी ले जाती रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात है, सबके बारे में है, लेकिन चूंकि ये नया केस है, तो इसमें हमने देखा, अगर कोर्ट ये कह देता कि आप सारे लोग किस तरह से गए, किसने आपका चार्टर्ड प्लेन का खर्चा दिया, किसने आपको वहां पे 7 स्टार होटल में 15 दिन 20 दिन पता नहीं कितने 3 हफ्ते रखा, आपको वहां पे लगाता है, किस खुशी में? आपकी एक कोई संवैधानिक जिम्मेदारी है, आपको वहां रहना चाहिए था, आप सब लोग वोट नहीं दे सकते। अब जो फ्लोर में फैसला होगा, वो जहां जो लोग हैं उनके उनके दो, मान लीजिए अगर कोर्ट ये कहता है, कोर्ट कुछ और भी कह सकता था। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि इस तरह से हुआ कि वे, आपको बहुत कम लोगों की जरूरत थी, 12 13 18 लोगों की जरूरत थी, पता नहीं उस समय क्या नंबर था एग्जैक्ट। तो ये पता लगा कि एक इलेक्शन लड़ने के लिए एक बड़े राज्य में आपको 1000 1500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, यहाँ आपको सरकार मिल रही है, 12 आदमी चाहिए, अगर आपने 50 50 करोड़ उनको दे दिए, 600 करोड़ में सरकार मिल रही है आपको, तो वही रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा, तो आपने पूरी सरकार बदलवा दी। तो जो अभी इस समय का रेट है, जो काले को फुल उस समय बता रहे थे, तो वो जो रेट है, वो राजस्थान में हमने देखा कि पता लगा 50 करोड़ तक पहुंच गया है, क्योंकि वहां 28 लोगों की जरूरत थी और 28 मिल नहीं रहे थे। कुछ ऐसा हो रहा था कि इधर से भी पैसा मिल रहा होगा, मेरे ख्याल जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लोभ लुभाव चारों तरफ से होगा। ये कोई मॉरल की राजनीति तो कर नहीं रहे लोग बात। तो हम देख क्या रहे हैं कि इसमें पूरा तंत्र इन्वॉल्व है, इसमें हमारा कोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें हमारा जो जो हमारे इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो विजिलेंस कमीशन हो, चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन एक पक्ष को सीधा सिंबल और वो दे देता है कि तुम सच्ची पार्टी हो, दूसरे को कोई उसका तरीका, हमेशा ऐसा लगता है प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर बहुत सारे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। जैसे अक्सर होता है कि हम अस्पताल में जाते हैं और अगर मल्टीपल ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं, फेलियर की तरफ, तो डॉक्टर कहता है कि भाई हम ऑपरेशन तो आपका तब करेंगे जब पहले आपके दूसरे पैरामीटर स्टेबल हो जाए। तो कहीं ऐसा आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए, आपकी जो है वो अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी कंट्रोल में आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की बात जो आप कह रहे हैं, हाउ दे बिकम सो रिच ओवरनाइट, जो विषय है, तो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली बात हो रही है, और इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और उनको जब तक हम स्थिर नहीं करेंगे तब तक ये ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम जो है वो कार्यकर्ता सिर्फ आरटीआई के नहीं है, हम सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के और हम कोई इलेक्शन के कार्यकर्ता नहीं है, हम जो है वो डेमोक्रेसी के कार्यकर्ता। मतलब बचाना जो है वो पूरे पूरे शरीर को बचाना है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से, और उसके उसमें जो है वो एक चीज से काम नहीं चलेगा। देखिए अभी जो है वो हमने देखा कि धन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में बहुत बड़ा परिवर्तन करती है, और उनमें से एक है ध्रुवीकरण। आप राजनीति का ध्रुवीकरण, गजब का ध्रुवीकरण हो रहा है, हर चीज को जो है वो सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हर हर डिस्कशन को, चाहे वो टेलीविजन में हो या हर चीज का जो है वो एक ध्रुवीकरण का रंग होता जा रहा है। और वो पोलराइजेशन, वो अक्सर दंगे भी हो जाते हैं उससे, दंगों से और पोलराइजेशन बढ़ता है, जातिवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद, ये सब जो है ये भी एक करेंसी बन गया है। अगर आप
ये करा सकते हैं तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कहीं ऐसे मामले में जो हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था है, कहीं वो बेईमानी तो नहीं कर रही, कहीं एक पक्ष का साथ तो नहीं दे रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम जो है हमारी लड़ाई मेरे हिसाब से कच्ची लड़ाई रह जाएगी, छोटी लड़ाई रह जाएगी, अगर हम दूसरी चीज़ों को कंट्रोल में नहीं करेंगे। अब मान मान लीजिए कि जैसे प्रवीण भाई ने कहा था कि भई जो जिस तरह से आदमी रातों-रात रिच बन जाते हैं इवन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो जो बड़े स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, उसमें भी हम साफ नज़र आ रहा है कि जिनको काम करना चाहिए था इंस्टीट्यूशंस को, वो रेगुलेटर्स हैं, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि डेमोक्रेसी को बचाते हैं, उसके प्रहरी हैं, उसके चौकीदार हैं। उन्होंने अपना काम नहीं किया। अगर वो अपना काम कर रहे होते, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ना कोई सील्ड लिफाफे की ज़रूरत थी, ना कोई ये बताने की ज़रूरत थी कौन जाँच करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर इंस्टीट्यूशंस लाइक सेबी और या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर अपना काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इंस्टीट्यूशंस पे हम ज़ोर दें और हम ये कोशिश करें कि हमारे इंस्टीट्यूशंस बचे रहें और उन इंस्टीट्यूशंस में हमारे सीएजी हैं, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एडीआर ने एक पिटीशन डाली हुई है पहले से ही कि जो इलेक्शन कमीशन का जो वो होता है जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको ब्रॉड बेस्ड बनाया जाए और उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, उसको पारदर्शी बनाया जाए। तो वो उसी तरह से आपने चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पूछा है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक्चुअली पहला पिटिशन करता उसमें एडीआर है और दूसरा कॉमन कॉज है। तो वो एडीआर की पिटिशन है वो भी एक तरह से या एक कह लें जॉइंट पिटिशन है दोनों की। तो उसमें मोटे तौर पे चूंकि आपने मुझसे कहा है कि मैं अलग से मैं इससे समाप्त करता हूँ, तो मोटे तौर पे ये भ्रष्टाचार को संपूर्ण कानूनी मान्यता देने का एक तरीका है। लेजिटिमाइजेशन ऑफ करप्शन हैज अनदर नेम कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसमें जो है विदेशी ताकतें, फॉरेन प्लेयर्स खुलेआम भारत के इलेक्शन में हिस्सेदारी कर सकते हैं थ्रू देयर इंडियन सब्सिडियरीज। इसके बाद जो कॉरपोरेट है जिनको पहले तो अनुमति नहीं होनी चाहिए थी इंडियन इलेक्शन में घुसने की। देखिए अगर मैं धनी व्यक्ति हूँ तो मैं जितना चाहूँ जिसको चाहूँ दूँ, कोई बात नहीं अपने पैसे से। लेकिन अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो खतरनाक। भाई कंपनी क्यों दे रही है? क्या आज आप पैसे देंगे कल आप पैसे वापस लेंगे? तो ये एक बड़ी खतरनाक बात होती थी, लेकिन फिर भी ये था हमारे यहाँ, लेकिन उसके ऊपर एक कैप था 7.5% का कि उससे ज्यादा एक कंपनी नहीं दे सकती। अब वो कैप हटा ली। एक कंपनी है घाटे में चल रही है और वो भी इलेक्शन में पैसा दे सकती है। क्यों दे सकते हो भैया? आप घाटे में चल रहे हो, आप अपने जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पैसा नहीं बनाओगे, उनको और नुकसान में डालोगे, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हो। तो इससे इससे साफ नजर आता है कि आप उनके साथ में कोई सौदेबाजी करना चाहते हो। तो इसके अलावा यू नो मतलब अगर आप पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड को चारों तरफ से अगर देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस नाम पे किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ट्रांसपेरेंसी का घोर घोर उल्लंघन अगर कोई हो सकता है तो वो उसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमें ये शक है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा। अगर कोर्ट इस पर ठीक से विचार करेगा तो कोर्ट को इसको निरस्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोर्ट इसको ले नहीं रहा। तो कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कोर्ट पे अपना असर दिखाती हैं। तो वो उनकी कोशिश ये है कि ये केस ही ना आए। अगर केस आएगा और चर्चा होगी, बातचीत होगी। बस मैं खत्म करूंगा इस बात से कि हमारा हर बार हमारा इलेक्शन वो पूरा इलेक्शन कंट्री का महंगे से महंगा होता जा रहा है। इस बार ये बताया गया था कि जो इंडिया का इलेक्शन है वो करीब 9 बिलियन डॉलर्स के आसपास का हुआ था। तो मेरे ख्याल 72,000 70,000 करोड़ आज के
दाम के हिसाब से, उस समय के दाम के हिसाब से 60-65 हज़ार करोड़ का था।